ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अब बैलेंसिंग हमने सीख ली। ठीक है, इक्वेशंस कितने टाइप के हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें हमने कर ली। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि हम केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो एक बार और इसे ध्यान से देखेंगे, ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाओगे। अब केमिकल इक्वेशन है, चलो मैं कोई केमिकल इक्वेशन लिखता हूं। केमिकल इक्वेशन मैंने लिखी, जिंक प्लस H2SO4, क्या फॉर्म होगा बच्चों, ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये तो पता है, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को मुझे क्या करना है, ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है कि इससे मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके, इंफॉर्मेशन। ज्यादा इंफॉर्मेटिव, ज्यादा सूचनादायक, इसको मैं कैसे बनाऊं। तो सबसे पहले तो मैं ये लिख दूं कि इन सबके स्टेट्स क्या हैं। ठीक है, तो ये जिंक है, जिंक का स्टेट क्या है, सॉलिड, ये सॉलिड है। तो अब मैं ऐसे लिखूं इसे कि जिंक हमारा क्या है, जिंक जो है, जिंक है सॉलिड। तो मैं यहां ऐसे लिख दूं, इसका मतलब है जिंक सॉलिड लिया हमने। ये जो H2SO4 है कैसा ही डाइल्यूट है। अब सपोज कि किसी बच्चे को नहीं पता कि डाइल्यूट लेना है, कंसंट्रेटेड लेना है, इसके फ्यूम्स लेने हैं, क्या लेना है, डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब H2SO4 को जो है उसको हम वाटर में डालेंगे कंसंट्रेटेड को, और वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो डाइल्यूट फॉर्म में लेना है, वाटर ज्यादा हो और H2SO4 जो एसिड है वो कम हो, तो डाइल्यूट H2SO4 लेंगे। ये फॉर्म होगा जिंक सल्फेट। तो ये कैसा फॉर्म होगा, कैसी सिचुएशन होगी इसकी, तो ये होगा एक्वस, पानी में घुला होगा जिंक सल्फेट, एक्वस फॉर्म में होगा। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन, अब ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, ज्यादा कुछ और सूचनाएं मिल रही है इससे हमें। अच्छा, कुछ और चीजें भी लिख सकते हैं, जैसे हमारी एक इक्वेशन है कि CaSO4, इसको मैं डिकम्पोज करता हूं तो ये फॉर्म होगा CaO प्लस, अच्छा ये सॉरी CaSO4 मत लो, तो हम यहाँ क्या लेंगे, CaCO3, ये तुमने पढ़ी है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या फॉर्म होगा, CaO प्लस CO2। अब इसको, अब देखो ये इक्वेशन है। अब कोई बच्चा कहीं से कैल्शियम कार्बोनेट ले आया और वो कह रहा है ठीक है भाई ये हो जा, जादू कर दिया, हो जा भाई, टूट जा, टूट जाएगा। क्या करेंगे, हीट देनी पड़ेगी ना। तो ये क्या है, ये इक्वेशन से ही तो पता चलेगा कि इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है, ये जो रिएक्शन है तब होगी जब इसमें हम हीट दें। तो आप उस हीट को कहां लिखोगे, यहां लिखोगे, यहां लिखेंगे हीट, कि भाई हीट देने से ही टूटेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, हमने लिया एक कंटेनर में, उसके बाद गर्म कर रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं, तब होगा, तब ये दो चीजें फॉर्म होंगी। इसका स्टेट कैसा है, क्या है, सॉलिड है, यहां लिख दिया। ये भी कैसा है, सॉलिड है। ये कैसा है, गैस। तो ये हीट वगैरह जो चीजें हैं वे सब यहाँ लिख दो। एक्वस है कि नहीं है, पानी में घुला हुआ है या नहीं है, कैसा है, वो यहाँ लिख दो। क्लियर है। गैस है तो यहाँ लिख दो, लिक्विड है तो यहाँ लिख दो, किस फॉर्म में है। अब ये चीजें हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी इक्वेशन ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, ज्यादा सूचनादायक होगी। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, ज्यादा सूचना बढ़। अब एक और चीज होती है, कुछ और चीजें हैं, जैसे कि एक इक्वेशन हमारी है पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट। जब इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ये बनता है। अब बताओ इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये जो फॉर्म हुआ ये क्या है, ये येलो कलर का पीपीटी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो क्या मैं इधर नीचे लिख के इसको सूचनादायक बना सकता हूं, नहीं, मैंने ये नहीं लिखा कि ये येलो प्रेसिपिटेट है। मैंने क्या लिखा कि ये बस कैसा, इधर नीचे क्या लिखा, येलो, और प्रेसिपिटेट के लिए ये निशान लगा दिया, ये इस तरह का। इस तरह का जब नीचे की तरफ एरो करके निशान लगाते हैं तो इस निशान का मतलब भी क्या होता है, इस निशान का मतलब भी क्या है कि ये क्या है हमारा पीपीटी, ये प्रेसिपिटेट है, ये सूचना मिल रही है इस निशान से, केवल निशान से सूचना। नीचे की तरफ एरो होगा इसका मतलब है कि पीपीटी है, ऊपर की तरफ एरो है, यहाँ पे गैस लिखा है। इसी इक्वेशन में कुछ इस तरह के लिखा आ गया, ये है। ये मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस एरो का मतलब क्या है, इस एरो का मतलब है गैस, गैस है। इस एरो का मतलब है डाउनवर्ड एरो है, तो इसका मतलब क्या है, पीपीटी है। अच्छा, इस एक्यू का मतलब क्या है कि एक्वस है, यानी कि जिंक सल्फेट में वाटर ऐसे मिलाया हुआ है, वाटर के साथ घुला हुआ है, का ये मतलब है।
इन चीजों से इक्वेशन हमारी क्या हो रही है, ज्यादा इंफॉर्मेटिव। ये भी क्या है, एक्वस, ये भी क्या है, एक्वस, ये भी क्या है, एक्वस, ये पीपीटी है नीचे बैठ गया इसमें। तो अब देखो, पहला पॉइंट है बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के क्या लिखो यहाँ पे, फिजिकल स्टेट लिख दो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, ये सब चीजें लिख दो। नेक्स्ट है बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज, भाई हीट इसमें निकल रही है या आप हीट दे रहे हो। तो ये जो था ये क्या था कि हम इसमें हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो यहीं से एक और बात समझेंगे, जब आप इक्वेशन को करने के लिए हीट सप्लाई करोगे तो वो कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। दो तरह की रिएक्शंस हो सकती हैं, एक एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या है, जिसमें एज ए प्रोडक्ट हीट निकलती है। एंडोथर्मिक क्या है, जिन रिएक्शन को कराने के लिए हीट सप्लाई करनी पड़ती है या वे इन्वायरमेंट से हीट खींच लेती हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हमारी है ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, क्यों एंडोथर्मिक, क्योंकि हमने इसमें हीट सप्लाई की है, इसलिए क्या है ये एंडोथर्मिक है। ये बात समझ आई। कुछ रिएक्शंस में हीट निकलती हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है बेटा, गैस, ये भी क्या है, गैस। इस बार मैं गैस के लिए इस तरह का एरो लेता हूं। ठीक है, एक ही बात है, क्या फॉर्म होगा, H2O। ये क्या है, लिक्विड है, क्या ये लिक्विड फॉर्म में होगा, बताओ जरा, नहीं होगा। अरे हाइड्रोजन का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा ना बेटे, ध्यान दो इस बात पे, जब हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो एक्चुअली बहुत सारी क्या निकलेगी, हीट एनर्जी। तो हाइड्रोजन तो जलता है ना, इसमें हाइड्रोजन जलता है एक्चुअली में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जो वाटर फॉर्म होगा वो वेपर्स की फॉर्म में होगा। तो ये किस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में या वेपराइज फॉर्म में। इस तरह का निशान लगाओगे या जी लिखोगे, गैस, वेपर। ठीक है, कैसा है, वेपराइज फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, वाटर। क्लियर है, समझ आई बात, वेपराइज फॉर्म में होगा। क्यों होगा, क्योंकि इतनी सारी हीट निकल रही है, उस हीट से वेपर बनता रहेगा। ऐसा नहीं है कि वहां से वाटर ऐसे निकल के चले गए, प्रोडक्ट है हमारा, पता ही नहीं चलेगा, दिखेगा ही नहीं, तुरंत वेपर्स बनती रहेंगी इसकी। क्लियर है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तब। तो ये रिएक्शन कैसी है, इसमें हीट निकल रही है, कैसी रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हीट निकलेगी तो एक्सोथर्मिक है, जब हीट दोगे तो एंडोथर्मिक है। पॉइंट ये है, आपसे पूछा गया बताओ कि एग्जाम्पल दो, दो एग्जाम्पल दो एक्सोथर्मिक के, दो एग्जाम्पल दो एंडोथर्मिक के, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। आप कहां से एग्जाम्पल ढूंढ के लाओगे। तो अब इसके लिए एक लॉ मैंने बताया था बहुत पहले कि नेचर का नियम है, नेचर का नियम है, व्हेनेवर देयर इज अट्रैक्शन देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी छोड़ देगा, एनर्जी का लॉस करेगा, यानी कि कहाँ क्या होगा, एक्सोथर्मिक, एनर्जी निकलेगी एज ए प्रोडक्ट। जब क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अट्रैक्शन किसमें होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में। तो जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जितने भी हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं, ठीक है, वे सारे के सारे कैसे हैं, एक्सोथर्मिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वे कैसे हैं, एक्सोथर्मिक है। जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें क्या हो रहा है, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। व्हेनेवर देयर इज रिपल्सन इट नीड एनर्जी। लो क्या है, व्हेनेवर देयर इज अट्रैक्शन इट लूज एनर्जी, एंड व्हेनेवर देयर इज रिपल्सन इट नीड एनर्जी। उसको देनी पड़ेगी एनर्जी, तब रिपल्सन होगा। तो डिकम्पोजिशन में क्या होगा, रिपल्सन ही तो होगा, तोड़ना है ना उसे, तोड़ना है यानी कि रिपल्सन, अलग अलग करना है, तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये सारी रिएक्शंस कैसी होंगी, एंडोथर्मिक होंगी। क्लियर है, तो जितने भी डिकम्पोजिशन के, थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से डिकम्पोजिशन है थर्मल, कैल्शियम कार्बोनेट का, फेरस सल्फेट का, लेड नाइट्रेट का, ये तीन मेन ही है। एक है पोटेशियम, पोटेशियम क्लोरेट का, ठीक है, KClO3। तो ये चार एग्जांपल्स आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। ये थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं, एंडोथर्मिक है। आप सब में एनर्जी दोगे, हीट एनर्जी दोगे तब। बात क्लियर है, समझ आ गई। तो अब नेक्स्ट क्या है, देखो पहला क्या था कि आप फिजिकल स्टेट्स लिख के क्या कर सकते हो, ये बता सकते हो कि ये लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, यानी कि आप इक्वेशन को ज्यादा
इंफॉर्मेटिव बना सकते हो, क्या करके, उसके फिजिकल स्टेट बताकर, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। सेकंड, बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज बताकर कि रिएक्शन में हीट निकल रही है या दे रही है हम, तो उससे भी आप बता सकते हो कि ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हो उसे, हमें पता चलेगा कि रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। नेक्स्ट, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, कंडीशन आप लिख सकते हो, सारी रिएक्शंस नॉर्मली नहीं होती, कुछ रिएक्शंस को कराने के लिए एक पर्टिकुलर प्रेशर, एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट डालना पड़ता है, ठीक है, कई सारी चीजें। सपोज कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी, उसके लिए आप प्रेशर अप्लाई करोगे, ठीक है, कैटलिस्ट भी डाल लोगे। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन तो कराता है लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। एग्जाम्पल, फिजिकल नेचर से एग्जाम्पल लो, क्या होगा, जैसे पंडित जी होते हैं जो विवाह कराते हैं, शादी कराते हैं, अब वो शादी तो करा रहा है लेकिन उसमें हिस्सा, तो शादी किसकी हो रही है, रिएक्शन की है भाई, जो भी है ना, दो, एक कोई लड़का होगा कोई लड़की होगी, इनकी शादी तो हो रही है लेकिन पंडित जी करा रहा है, तो वो क्या है पंडित जी, उसमें कैटलिस्ट है। बात समझ आई कैटलिस्ट की? तो कैटलिस्ट क्या है कि वे रिएक्शन तो कराते हैं, उनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, शादी पंडित जी की प्रेजेंस में होगी, उसके बिना नहीं होगी, उसे ढूंढते रहो कहाँ है, ठीक है। अब वो आएगा तब शादी होगी, उनकी मर्जी से नहीं होगी, लेकिन वो खुद स्वयं उसमें रिएक्शन में हिस्सा, इसको बस रोल कराने का है। तो कैटलिस्ट डाल दोगे आप, ठीक है, दो रिएक्टेंट्स है, वो आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट नहीं बना रहे, आप वहां पे कैटलिस्ट आ गया, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में उन्होंने रिएक्शन की प्रोडक्ट बनाई, लेकिन कैटलिस्ट का उसमें कोई भी रोल नहीं था, बस केवल रिएक्शन करा रहे। ये कुछ कंडीशंस हैं, दीज आर द कंडीशंस, और कंडीशंस हम कहाँ लिखते हैं, इसी एरो के ऊपर नीचे लिखते हैं। तो उनमें रिएक्शंस, कुछ ऐसी रिएक्शंस है जिसमें कंडीशन लागू होती है, कंडीशंस हैं उसकी, पर्टिकुलर प्रेशर है, टेम्परेचर है, और जो है कोई कैटलिस्ट है, जो भी सारी चीजें हैं वे कंडीशंस भी आप उस इक्वेशन में लिख दो, तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगी। बात क्लियर है, समझ आई? ठीक है, तो इस तरीके से हम इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, अब आते हैं टू इंडिकेट फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इस प्रकार, मतलब सेम एग्जांपल ही है, ये कुछ एग्जांपल ही दे रखे हैं, जैसे व्हाइट पीपीटी बना तो हमने यहाँ लिख दिया पीपीटी के लिए इस तरह का एरो लगा दिया, सॉलिड लिख दिया, लिक्विड, गैस, एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है कि ये जो है वाटर के अंदर घुला हुआ है, ठीक है, तो वाटर के अंदर इस तरह की चीजें। तो नेक्स्ट है टू इंडिकेट हीट चेंज, अभी अभी मैंने समझाया कितने टाइप की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एंड एक्सोथर्मिक क्या है, जिसमें हीट निकल रही है, जिसमें हीट निकल रही है, ठीक है, ये सारी एक्सोथर्मिक है। और पहचान क्या होगी, सिंपल से एग्जांपल्स कहाँ मिलेंगे, कि सारी की सारी कॉम्बिनेशन, कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, हीट निकलेगी, ठीक है। अच्छा, कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन का कोई एग्जांपल पता है हमें? पता है, डेली लाइफ में हम देखते हैं, आप कोई लकड़ी जलाओगे, कोयला जलाओगे, पेट्रोल जलाओगे, डीजल, कुछ भी जल रहा है, एलपीजी, सीएनजी, इन सारी चीजों में क्या चीज है जो बर्न हो रही है, कार्बन, सब में सेम रिएक्शन हो रही है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा, ये बने। हाँ, ज्यादातर चीजों में एक्चुअली में कार्बन नहीं होता, ये होता है जैसे किसी में कार्बन मीथेन है, किसी में इथेन है, ये सारे क्या है, कार्बन के कंपाउंड है, जो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। जैसे ये मीथेन है, ये तुम्हारा C2H6, ये तुम्हारा इथेन है ना। तो इन सब में भी आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ जरा, तो क्या होगा, अब इसमें ऑक्सीजन की रिएक्शन कराओगे, ऑक्सीजन क्या करता है, हर एक एलिमेंट के क्या बनाता है, ऑक्साइड, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दो है, दोनों के ऑक्साइड फॉर्म होंगे, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का वाटर, लेकिन इसमें क्या निकलेगी, इसमें भी हीट, इसमें भी क्या होगा, यही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, को दो ही तो चीजें हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, दोनों के ऑक्साइड बनेंगे, प्लस क्या निकलेगी, हीट। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें एज ए प्रोडक्ट हीट निकल रही है। नेक्स्ट, ये भी वही है ना, मीथेन का रिएक्शन कराया गया, मीथेन का रिएक्शन कराया गया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई, वाटर, और क्या निकली, हीट एनर्जी, ठीक है, ये भी वही रिएक्शन है। नेक्स्ट, एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक क्या है, दो रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हम उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं रिएक्शन को कराने के लिए, तो वो क्या है, हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगी तो क्या बनेगा, NO3, NO2, सॉरी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लियर है, NO भी फॉर्म होगा, NO2 भी फॉर्म होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड फॉर्म होंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से नेक्स्ट,
अब ये है कैल्शियम कार्बोनेट, आप इसे हीट करोगे तो ये हीट आप जरूरी नहीं यहाँ लिखो, हीट को कहाँ लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं। या हीट के लिए एक और सिंबल मैंने बताया था, ये सिंबल किसके लिए है, आप अब जो एग्जाम दे रही हो 2-3 साल 4 साल से जो एग्जाम आ रही है उसमें जो है लॉजिकल क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, जिससे ये समझ होती है, जिससे ये पता चलता है कि इस बच्चे को कितनी डीप नॉलेज है, कितनी अच्छे से इसने सिलेबस को पढ़ा है। तो इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि ये जो ट्रायंगल का सिंबल है ये भी एक एमसीक्यू में आ सकता है, ये किसके लिए होता है यूज, हीट के लिए, टेम्परेचर के लिए, किसके लिए यूज होता है, तो किसके लिए होता है, हीट एनर्जी। अब केवल हीट लिख रहे हो, केवल ये ट्रायंगल भी बना दो तो भी इसका मतलब भी क्या है, हीट है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी, ये भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट, ये रिएक्शन हमारी है टू इंडिकेट कंडीशन है, तो ये रिएक्शन भी क्या है, यहाँ पे भी क्या दे रहे हैं हम, हीट दे रहे हैं। अच्छा, ये जो इसने लिखा है ये क्या है, ये कैटलिस्ट है, इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है हमारा, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट को भी हम कहाँ लिखेंगे, एरो पर ही लिखेंगे। ठीक है, एरो पर ही लिखना है कैटलिस्ट भी। नेक्स्ट, अच्छा ये कुछ एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक समझ आ गया। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन अवर एवरीडे लाइफ। अब इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, अब क्या होता है आम जिंदगी में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बहुत सारी हैं जो लगातार चलती रहती हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्शन। अब कोई भी चीज हम बर्न कर रहे हैं वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और कहाँ कहाँ होता है ऑक्सीडेशन, तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है कोरोजन, वो भी किसका फॉर्मेशन है, ऑक्सीडेशन का। तो जो आयरन का कोरोजन होता है एक्चुअली में ना, कोरोजन क्या है कि कोरोजन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी मेटल को हीट, एयर और मॉइस्चर, तीन चीजें हैं, हीट, एयर, मॉइस्चर और केमिकल से एसिड बेस। ठीक है, हीट, एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स, इनके द्वारा जो मेटल्स हैं उनको पूरे तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, कोरोजन। जिस प्रकार कोरोजन आप देखते हो विभिन्न चीजों में, मेटल्स की बहुत सारी चीजें हमारे आसपास होती हैं, जैसे कॉपर है, तांबा हमारे पास है ना, तांबा है, और एल्यूमिनियम है, सिल्वर है। ठीक है, चांदी जो होती है, चांदी भी कैसी पड़ जाती है, काली है, क्यों होती है, बिकॉज ऑफ कोरोजन, क्योंकि कोरोजन होगा कहां से आया, एटमोस्फियर से आया। हाइड्रोजन सल्फाइड नाम की एक गैस है हमारे एटमोस्फियर में, वो सिल्वर के साथ रिएक्शन करती है, कोरोजन बनाती है सिल्वर सल्फाइड का। ठीक है, जो ब्लैक कलर का है। इसी प्रकार आयरन का भी कोरोजन होता है। अब आयरन का कोरोजन इतना आम है कि इसका अलग से एक नाम हो गया। आयरन की कोरोजन को क्या बोलते हैं, रस्टिंग, जर लग जाना। ठीक है, तो रस्टिंग क्या है, इज ए कोरोजन ऑफ आयरन। सिल्वर के कोरोजन को रस्टिंग नहीं कहते, बाकी सबके कोरोजन क्या है, कोरोजन, लेकिन आयरन की कोरोजन का स्पेशल नाम क्या है, रस्टिंग। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जिसमें मेटल्स को पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाता है, किसके द्वारा, एयर, मॉइस्चर, केमिकल्स। ठीक है, ये सब चीजों के द्वारा। ठीक है, तो इन सब के द्वारा अगर मेटल्स जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, कोरोजन। तो कोरोजन क्या है, कोरोजन इज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है इन विच मेटल्स आर ईटन अप, मेटल्स को खत्म कर दिया जाता है ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल, जैसे कि एसिड है, बेस है, ऑन देयर सरफेस। ठीक है, तो इनके द्वारा जो किस किसके द्वारा, एयर, मॉइस्चर और केमिकल के द्वारा जो हमारा मेटल है वो खत्म हो जाता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन। ठीक है, कोरोजन। तो आयरन के कोरोजन को स्पेशली क्या कहेंगे, रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज ए मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन, जो हम आम जिंदगी में देखते हैं कि हमेशा आयरन का कोरोजन, आप कहीं भी आप आयरन को रखोगे ओपन एटमोस्फियर में तो उसमें कोरोजन होगा। अब आयरन का जो कोरोजन है वो नॉर्मली दो चीजों से होता है, वाटर और एयर। ठीक है, अब उसको आप वाटर और एयर दोनों चीजें एक साथ दोगे तो उसका कोरोजन होगा। अगर मैं आयरन के एक पीस को केवल एयर दूं और वाटर ना दूं, क्या उसका कोरोजन होगा, नहीं होगा। एक चीज आप दोगे, नहीं होगा। अगर मैं उसको प्योर एकदम वाटर के अंदर डीप कर दूं, क्या कोरोजन होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें वाटर तो मिला लेकिन उसे एयर नहीं मिली। दोनों चीजें जरूरी हैं, ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो दोनों ही चीजें जरूरी हैं। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक कंटेनर है, मैंने उस कंटेनर के अंदर वाटर भर रखा है, प्योर एकदम वाटर, इसमें एयर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर है सपोज एकदम,
तो इसके अंदर मैंने आयरन की नेल रखी। अब क्या इस आयरन की नेल का कोरोजन होगा यहाँ पे? नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसमें वाटर तो मिला मिला इसको, लेकिन एयर नहीं मिली। अब अगर मैं इस आयरन की नेल को यहां रखूं कि ये थोड़ा वाटर के अंदर हो थोड़ा बाहर हो, तो क्या होगा? तब इसे एयर भी मिलेगी और मॉइस्चर भी मिलेगा। तो वैसी कंडीशन में कोरोजन जरूर होगा। तो यहां होगा, यहां नहीं होगा। ठीक है, तो आयरन के कोरोजन जो है ना सबसे कॉमन होता है, इसके लिए एयर और मॉइस्चर वाटर दोनों क्या है? जरूरी है। तो कैसे होगा कि आयरन, ऑक्सीजन और वाटर, ये तीनों तीनों चीजें आपस में मिलेंगी तो क्या बनेगा? हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, यानी कि फेरिक ऑक्साइड और XH2O। XH2O का मतलब है कि इसमें कुछ वाटर है और इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, मतलब 4, 5, 10 कितने भी वाटर हो सकते हैं, डिपेंड करता है। क्लियर है? अब ये जो वाटर हमने बाद में लिखे हैं, जो फॉर्मूला लिखा है डॉट XH2O इस तरह के, तो इन वाटर्स के बारे में हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ये कौन से वाटर है? एक्चुअली में डॉट के बाद जो ये वाटर लिखे जाते हैं इनको स्पेशल कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? समझ आई बात? तो इस तरीके की जो रिएक्शंस होंगी, वहां स्पेशली आयरन के अंदर जो रिएक्शन हो रही है दैट इज कोरोजन ऑफ आयरन विच इज रस्टिंग, और रस्टिंग से जो जो बनेगा ये क्या बनेगा? रस्ट, है ना, जर। तो ये इस तरह का होगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है रेंसिडिटी, लास्ट टॉपिक। तो रेंसिडिटी मतलब क्या होता है? रेंसिडिटी होता है सड़ना। जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वे क्या हो जाते हैं? सड़ जाते हैं। और सड़ने का मतलब कैसे पता चलेगा सड़ गई? तो उनके टेस्ट और स्मेल में क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। ठीक है, अंतर आएगा किसमें? टेस्ट में और स्मेल में। तो ये प्रक्रिया क्या है रेंसिडिटी की, उसे थोड़ा समझो। एक्चुअली में जो खाने के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कैसे प्रोडक्ट्स हैं? खाने के जो प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत सारे हैं, जैसे कि चिप्स हैं, बर्गर, और तुम्हारी जो सब्जी रोटी जो भी कुछ है, सारी चीजें खाने की जो है, इनके अंदर एक कॉमन सी चीज पाई जाती है, वो होता है फैट एंड ऑयल। क्या चीज है? फैट एंड ऑयल। फैट और ऑयल का एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो उस फैट और ऑयल से रिएक्शन करती है। एयर के अंदर क्या है? जो ऑक्सीजन है वो उस फैट और ऑयल से क्या करेगी? रिएक्शन करेगी। अब ऑक्सीजन का रिएक्शन मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। यानी कि जो हमारा फूड पार्टिकल, फूड प्रोडक्ट है, उनका जो फैट और ऑयल का कंटेंट है, उनके अंदर जो फैट और ऑयल है उसका क्या हो गया? एटमोस्फेयर से ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी। अब इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। यानी कि उनका ऑक्सीडेशन होने के बाद, फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन होने के बाद जो फूड है, अब उसके अंदर टेस्ट और स्मेल में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। उसी को सड़ना या रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो रेंसिडिटी की डेफिनेशन देखते हैं। द कंडीशन प्रोड्यूस, रेंसिडिटी क्या है? सड़ना, मतलब एक कंडीशन ही है ना जो प्रोड्यूस होगी, बनेगी कब? बाई एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। जो हमारे फूड के अंदर क्या होते हैं? फैट और ऑयल होते हैं, उनका एरियल हवा के अंदर क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है इन फूड मार्क्ड बाई अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। अनप्लीजेंट मतलब जो बेकार है, तो इससे टेस्ट और स्मेल क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। सिंपल है। अब रेंसिडिटी से कैसे बचें? अब रेंसिडिटी को कम कैसे करें, रिड्यूस कैसे करें कि हमारा फूड ज्यादा लंबे समय तक चले? डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड और स्लो डाउन इन द फॉलोइंग वेज। जो रेंसिडिटी है उसको क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है, उसके प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है। यानी कि सपोज कि एक फूड पार्टिकल है जो नॉर्मली मैं इसे एयर में रख दूं तो 12 घंटे में खराब हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर रेंसिडिटी हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ प्रक्रिया करके क्या मैं इस फूड को 12 घंटे के बजाय 48 घंटे चला सकता हूं? बिल्कुल चला सकते हैं। लेकिन किस किस तरीके से? यानी कि रेंसिडिटी का जो प्रोसेस है, यानी कि जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, जो किसका हो रहा है? फैट और ऑयल का, तो उसको स्लो कैसे करूं? अब चिप्स आप खाते हो, ठीक है, मार्केट से लेकर खाते हो जो चिप्स, अब वे चिप्स कितने पुराने होते हैं? कहीं कहीं तो एक एक दो दो महीने पुराने हैं। एक दो महीने से आलू के चिप्स उसमें रखे हुए हैं, लेकिन आप उसे घर पर ले आओ, पैकेट को जो है ओपन करो, और उसके बाद आप देखोगे 2 दिन में भी खराब हो जाएंगे या 1 दिन में खराब हो जाएंगे, स्मेल आ जाएगी उसमें। थोड़ी देर रखोगे तो भी खराब हो जाएंगे। बिस्किट के पैकेट लेकर आते हो, अगर कोई बिस्किट का पैकेट आप खोलो, ओपन करोगे, उसमें से 1-2 बिस्किट निकालिए, बाकी रख दिया, आप देखोगे अगले टाइम तक क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। वो चीज नहीं रहेगी, वो टेस्ट चेंज हो जाएगा उसका।
तो ऐसा क्या करते हैं वे लोग कि वैसे ओपन करने के बाद खराब होगी, अब फिर आप उसे क्लोज करोगे कितनी भी अच्छे तरीके से करो, उस पे आप जो है कोई टेप लगा दो, उसको कैसे भी करके वैसे ही कर दो, लेकिन फिर भी वो खराब होगा, नहीं बचेगा। तो क्या करते हैं वो, तो एक्चुअली एक गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कैसी गैस है, इनर्ट गैस है, ये जल्दी से रिएक्शन नहीं करती। तो उस उसको जो भी फूड आइटम है, जैसे कि आपके चिप्स हैं, बर्गर है, कुछ भी है, तो उनको पैकेट के अंदर बंद करके और उसके अंदर कौन सी गैस भरते हैं, वे नाइट्रोजन गैस भरते हैं। तो वहां ऑक्सीजन है ही नहीं, एक्चुअली वहां क्या है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन रिएक्शन करेगी नहीं फैट और ऑयल से, तो जो हमारा फूड पार्टिकल है वो क्या है, वो काफी दिन तक चलेगा, सुरक्षित रहेगा। जैसे ही आप उसको फाड़ते हो तो गैस तो निकलेगी नाइट्रोजन, बाकी उसके अंदर ऑक्सीजन बाकी चीजें आ गई, अब ये क्या करेंगे वहां पे, रिएक्शन करेंगे। आप चाहे उसे आप बंद भी करोगे तो भी वो रिएक्शन होगी। बात समझ आई। इसीलिए जो बिस्किट का पैकेट है उसे भी आप ओपन करोगे, वो भी एकदम कैसे ही बंद कर लो आप, लेकिन गैस तो निकलेगी ना वो, और वही गैस थी जो उसको बचाए रखी थी। एक पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं। क्यों भरते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस इनर्ट गैस है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या है, आप क्या करते हो नॉर्मली अपने घर में, सब्जी को 2 दिन अगले टाइम तक चलाने के लिए फ्रिज में रखते हो। फ्रिज में रखने से क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में रखते हो ना, क्या होता है इससे, आप टेम्परेचर कम करते हो। जब हम टेम्परेचर कम करते हैं फूड का, तब भी रेंसिडिटी का प्रोसेस क्या हो जाता है, स्लो, और वो ज्यादा टाइम तक चलेगा। टेम्परेचर घटा दो, ठीक है, या उसके चारों तरफ ऑयल की, उसकी क्या नाम, साल्ट की एक दीवार बना दो, नमक की, कॉमन साल्ट की, तो उसके अंदर भी वो प्रिजर्व रहेगा। या उसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर भर दो, वो फूड को आप ऐसे कंटेनर भर दो जिसमें एयर हो ही ना, वहां से सारी एयर निकाल ली हो हमने। बहुत सारे बर्गर आते हैं इस तरह के, बिल्कुल पन्नी के अंदर पॉलिथीन में पैक आते हैं, एकदम टाइट पैक, टाइट पैकिंग में आते हैं, उसमें से सारी की सारी एयर क्या करते हैं, वे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब उसके अंदर ऑक्सीजन टच ही नहीं होगी, तो भी वो रेंसिटी का प्रोसेस क्या हो जाएगा, रेंसिटी का स्लो हो जाएगा। तो इसको स्लो करने के काफी सारे प्रोसेस हैं जो दे रखे हैं, और आपको भी पता है पहले से ही कि रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है कि एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक बीएचटी और एक बीएचए। और बीएचटी मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। बीएचटी मतलब क्या है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलविन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलविन, टोलविन यहां से कटा हुआ है, ठीक है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलविन। और बीएचए का मतलब क्या है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये 2 एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिनको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो आते हैं, बर्गर चिप्स वगैरह जो आते हैं, ठीक है, तो वहां पे इनको ऐड किया जाता है ताकि ये फूड आइटम्स देर तक चलें। ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी का मतलब क्या होता है, विपरीत। ऑक्सीडेंट का, ऑक्सीडेशन का क्या करते हैं, अपोजिशन करते हैं। 2 तरह के केमिकल, बीएचए और बीएचटी, इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो बीएचए मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, बीएचटी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलविन। तो एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हम ऐड करें तो जो हमारे फूड आइटम्स हैं वे लंबे टाइम तक चलेंगे, और रेंसिडिटी का प्रोसेस काफी हद तक क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। बाकी चीजें जो हमने पढ़ी हैं, ये देखो, सेकंड है रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड। ऐसे फूड जिसके अंदर क्या है, फैट और ऑयल है, इन नाइट्रोजन गैस, आप उनमें नाइट्रोजन गैस भर दो पैकेट्स के अंदर, ठीक है, जैसे ये पोटैटो चिप्स है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या भरो, नाइट्रोजन गैस भर दो, तो ये भी लंबे टाइम तक चलेंगे, ठीक है, रेंसिडिटी काफी स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है कि आप उसको किसके अंदर रख दो, रेफ्रिजरेटर में रख दो, कुछ इस तरीके से सजा के, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो भी टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, स्लो होगा, और जो फूड आइटम्स हैं हमारे लंबे टाइम तक चलेंगे। नेक्स्ट है रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। कंटेनर कैसे ले, एयर टाइट, उस ऐसे कंटेनर में रखो जिसमें से सारी हवा सक करके निकाल ली हो हमने, ठीक है, तो एयर ही नहीं है तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। तो एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख के भी रेंसिडिटी को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड और बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। अगर लाइट रोशनी के संपर्क में अगर हमारे फूड आइटम्स आते हैं तो भी रेंसिडिटी का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। और रेंसिडिटी केवल फूड आइटम्स में नहीं होती, कई सारी चीजें हैं, दवाइयों को भी ये बोला जाता है कि आप इसको लाइट से, धूप से क्या रखोगे, दूर रखोगे, कीप अवे फ्रॉम लाइट, लाइट से दूर रखो।
ठीक है, लाइट काफी जरूरी चीज है हमारे लिए, लेकिन कुछ जगह पे कुछ चीजों के लिए लाइट इतनी अच्छी भी नहीं है। तो फूड आइटम्स को हमें क्या रखना है, लाइट से दूर रखना है। रोशनी के संपर्क में आएंगे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन फास्ट होगी। क्लियर है? तो बस यही कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, और चैप्टर समाप्त। नेक्स्ट अब इसके करेंगे हम क्वेश्चन। ठीक है।